नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस एनालिसिस वीडियो। यहाँ पर हम एनालाइज करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स, दो सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस न्यूज़पेपर्स में से एक है, उनके न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, देखिए ज़्यादातर फाइनेंशियल, इकोनॉमिक्स और बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़, ना कि पॉलिटिकल या दूसरी चीज़ें। तो हमारा गोल ये रहेगा कि जितनी भी फाइनेंशियल इवेंट्स हो रहे हैं, इकोनॉमिक इवेंट्स हो रहे हैं, या अगर कोई जियो पॉलिटिकल इवेंट है हमारे जो जेब पर, आमदनी पर, खर्चे पर इम्पैक्ट कर सकता है हमें, तो हमें वो पता होना चाहिए कि क्या है और क्या क्या मतलब किससे हम किस तरीके से कैसे बच सकते हैं या हमें क्या स्टेप लेना चाहिए ताकि हम ये भी असेस कर पाए। तो शुरुआत करूंगा सबसे पहले आर्टिकल से। सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, तो चाहे आप किसी भी इसमें हो, बिजनेस में हो, आप चाहे आप जॉब करते हो या आप इन्वेस्टमेंट करते हो या नहीं करते हो, रिटेल इन्फ्लेशन जो है 6% के ऊपर आ चुका है। तो आरबीआई का जो 6% का थ्रेश होल्ड था वो उसको क्रॉस कर चुका है। मैं बता देता हूँ थ्रेश होल्ड यहाँ पे क्या है। थ्रेश होल्ड बेसिकली ये है कि आरबीआई ने कहा था कि महंगाई दर एक टाइम पे हमारे यहाँ 8-9% हो गया था, तो हमने कम करने के लिए क्या किया, ब्याज दर को ऊपर बढ़ाया ताकि लोग पैसा जो है कम खर्च करें, मार्केट में से बेसिकली पैसे को गवर्नमेंट वापस खींचे लोगों के हाथ से। तो ब्याज दर बढ़ाया गया बेसिकली, तो बढ़ाया गया, तो इससे क्या हुआ कि हम लोग इसे कंट्रोल कर पाए, 4% पर आ गया था ये। तो हमारा गोल था कि हम इसे 4% लाए और +-2%, तो 6% भी रहेगा। अगर इसके नीचे नीचे आ रहा था डेटा तो सही था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभी क्या हुआ कि यहाँ पे ये 6.2% आया है, 14 मंथ के हाई पे आ गया हमारा इन्फ्लेशन। तो बाकी दुनिया में जहां इन्फ्लेशन हमें कम होता हुआ नजर आ रहा है, भारत में ये करना हमारे लिए एक मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए फूड प्राइसेस जो है, और यही सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। इन्फ्लेशन में अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, जैसे इन्फ्लेशन में फॉर एग्जाम्पल फूड जो है हमारा काफी बड़ा सेगमेंट है, ठीक है। फूड प्राइस अगर आप देखेंगे तो फूड इन्फ्लेशन है। इसके अलावा फिर फ्यूल भी आ जाता है, फ्यूल हो गया जैसे पेट्रोल डीजल के दाम, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारा मतलब फैक्टर्स हैं इसमें जो महंगाई में मैं बोलूँगा इंक्लूडेड है। बट फूड का काफ़ी अच्छा खासा वेटेज है, बहुत इंपॉर्टेंस है। और आरबीआई की जो टारगेट रेंज है फूड इन्फ्लेशन के डेटा को अगर आप देखें तो ये ब्रेक कर चुका है ऑलरेडी। आप सॉरी, हमारा इन्फ्लेशन का जो डेटा है यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आरबीआई ब्याज दर को घटा सकता है, हमारे लोन, क्रेडिट कार्ड बिल से लेके बाकी सारी चीजें फाइनली सस्ती होंगी हमें लगा। लेकिन यहाँ पे अब क्या नजर आ रहा है होता हुआ कि ये होना थोड़ा और मुश्किल है, और ये अब और आगे प्रोलॉन्ग हो जाएगा। सिंपल रीजन है। सिंपल रीजन क्या है? सिंपल रीजन ये है कि भाई अगर महंगाई दर नीचे नहीं आती है तो फिर आरबीआई क्या सोचकर, क्या लॉजिक देकर के अभी ब्याज दर को घटाने लगे। और अब वो लोग भी गलत प्रूव हो रहे हैं जो कह रहे थे कि हमें ब्याज दर बढ़ा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि महंगाई दर जो है, फूड इन्फ्लेशन है, अच्छा मॉनसून हुआ है, ये सारी चीजें हैं करके ऑलरेडी कंट्रोल में है, और आगे जो डेटा आएगा बेटर आएगा। कुछ एक सेगमेंट था लोगों का वो ये भी कह रहा था जो हमें गलत होते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त। तो आरबीआई यहाँ पे बहुत ही कॉशियसली चल रहा था, और ये डिसीजन बड़ा सही निकला आरबीआई का कि कॉशियस रहो। 1-2 महीना लेट करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्याज दर जब करें तो ऐसा करें कि वापस ना लेना पड़े उस डिसीजन को। तो अगर आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखेंगे तो यहाँ पे इसमें रिबाउंड है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 3.1% से ग्रो हुआ है सितंबर के महीने में। फेस्टिवल ड्रिवन डिमांड था और काफी बढ़िया डिमांड भी रहा है फेस्टिवल का। अगर आप देखेंगे फूड बेस्ड इन्फ्लेशन, अब देखिए फूड बेस्ड इन्फ्लेशन ऐसी चीज है कि यहाँ पे कई मतलब 2 साल से हमें परेशान कर रही है फूड बेस्ड इन्फ्लेशन। और यहाँ पे हो क्या रहा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये 10.87% हो गया अक्टूबर में, हाईएस्ट है पिछले 15 महीने में फूड इन्फ्लेशन भी। यहाँ पे वेजिटेबल्स के दाम बहुत महंगे हो गए, 42% बढ़ गए हैं सब्जियों के दाम। फ्रूट के दाम 8.4%, ऑयल फैट्स 9.5% एंड सीरियल 6.9%। तो फूड इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है जो मैं हमेशा कहता हूं कि ये सप्लाई इशू है। फूड की ऐसे तो नहीं है कि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, लेकिन सप्लाई की तरफ से जब इशू होती है तभी हम देखते हैं कि फूड प्राइसेस जो है काफी बढ़ जाते हैं। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि रेट कट्स की अगर बात करें कि हमारे ब्याज दर कब घटेंगे, हमारे लोन कब सस्ते होंगे, तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि काफी सारे जो इकोनॉमिस्ट थे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी नवंबर दिसंबर में होना शुरू हो जाएगा। ऑल्दो सीपीआई का जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो एक्सीड कर सकता है एमपीसी के एस्टिमेट को, जो है 4.8% का दिसंबर क्वार्टर के लिए। तो यहाँ पे 60 to 70 बेसिस पॉइंट, मतलब 0.6 से 0.7% का डिफरेंस आ सकता है। जो आरबीआई का टारगेट है उससे ज्यादा आ सकता है ये, जो सही नहीं है, ऑफकोर्स ये नेगेटिव है।
लेकिन फिर भी ये एंटिसिपेट कर रहे हैं एनालिस्ट की एक शैडो रेट कट साइकिल हो सकता है, 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो सकता है फरवरी 2025 या उसके बाद। तो फरवरी 2025 ठीक है, लॉजिकल साउंड करता है, क्योंकि तब तक हम देख लेंगे डेटा कैसा आ रहा है बाकी, और जितने भी आगे सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के डेटा आने हैं इसमें। पेंट अप डिमांड फॉर कार्स नाउ ओवर, ग्रोथ विल बी ओनली 3 to 4%। अब बात कर रहे हैं हम लोग मारुति सुजुकी, ठीक है, इनके चेयरमैन से। एंड यहाँ पे आप देखें तो बहुत ही बढ़िया सेल्स रही है पिछले 2 से 3 साल में। अगर आप देखेंगे ना, 4 व्हीलर सेल्स ऐसे हो रही थी इंडिया में, ऐसे ग्रो कर रहा था, लग रहा था कि ऐसे ही ग्रो हुआ तो 10 साल में तो 100 करोड़ लोग जो है वो सारी शायद कार के साथ होंगे अपने घर में। लेकिन ऑफकोर्स ये डिमांड सस्टेन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे पैसेंजर कार सेल्स जो है ये म्यूटेड रही है इस बार, आफ्टर 2 years ऑफ हाई ग्रोथ। 2 साल बहुत हाई ग्रोथ रहा, इस बार थोड़ा सा म्यूटेड रहा। तो क्यों हो रहा है ये, इनसे पूछा गया चेयरमैन से मारुति सुजुकी के, तो उनका कहना है कि यस, जीडीपी 7% से ग्रो कर रही है दिस ईयर, लेकिन कार मार्केट जो है वो नहीं कर रहा है फॉलो इस सूट को। जो पेंटअप डिमांड था ना कार्स का पोस्ट पैंडेमिक, और सप्लाई कंस्ट्रेंट्स भी थे जिसकी वजह से हमें इशू हो रही थी, वो अब खत्म हो चुका है। मतलब चेयरमैन जी का ये कहना है मारुति सुजुकी के कि जब पोस्ट कोविड आप देखेंगे ना, कोविड वाले फेज में 2-3 साल 4 साल तो लोग 3 साल लोग ले ही नहीं पाए कार। जितने भी प्लान्स थे कि पुरानी कार्स को बेचना है, सेल करना है, चेंज करना है या नहीं लेना है, ये सारा क्या हुआ, इकट्ठा होता गया। ये लोग नहीं ले पाए एक साथ, अगर पूरे इंडिया में सबको सेम प्रॉब्लम्स थी क्योंकि उस टाइम पे। एंड फिर देखने को मिला अभी हमें कि ये जो डिमांड जो पहले सेल होनी थी अब वो आई पिछले 2 साल में, तो बहुत बढ़िया ग्रोथ हुआ। और कुछ सप्लाई इश्यूज भी थे, पहले क्या था, कोविड के वक्त पे सेमीकंडक्टर के चिप के शॉर्टेजेस थे, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें थी। तो यहाँ पे अब वो डिमांड, जो पेंटअप डिमांड था, वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। जो चेयरमैन है उनका ये कहना है, उनका कहना है कि नेगेटिव ग्रोथ रेट देख रहे हैं इस साल 10 लाख सब 10 लाख कार सेगमेंट में, जो रिप्रेजेंट करता है 2/3 ऑफ द मार्केट। ठीक है, इतने बड़े मार्केट में ये नेगेटिव ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये खुद कह रहे हैं मारुति के चेयरमैन। एंड क्लियरली जो 7% का ग्रोथ रेट है ये सस्टेन नहीं हो सकता जब 1/3 ऑफ द मार्केट इज ग्रोइंग व्हाइल द 2/3 इज श्रिंकिंग। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो ये कह रहे हैं कि ये बताइए कि जो सस्ती कारें हैं, हम कहते हैं जो 10 लाख से अंदर की गाड़ियां हैं, इनकी सेल्स कम क्यों हो रही है, क्या रीजन है। तो इनका कहना है कि हमारे देश ने डिसाइड किया कि हम अपग्रेड करना चाहेंगे सेफ्टी और एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स हमारे भारतीय गाड़ियों की, और ये हम लाना चाहेंगे यूरोप के लेवल पे। तो अगर आप यूरोप के लेवल की कार्स इंडिया में लोगों को देना चाहेंगे तो इसमें पैसे लगेंगे आपको, जिसकी वजह से 60% प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया है लोअर प्राइस कार्स का। तो आप देखेंगे जो 10 लाख के अंदर पहले कार्स आती थी ना, 10 लाख के नहीं 5 लाख के अंदर से पहले बहुत सारी कार्स आती थी, लेकिन अब कोई कार नहीं है जो आपको 5 लाख के अंदर मिलेगी ढंग की, 1-2 शायद एक्सेप्शन है। और बाकी सारी जो कार्स है मेजॉरिटी अब वो 5 से 10 लाख पे ही शिफ्ट हो गई है। और 10 लाख पे भी ऐसा नहीं कि 6-7 लाख में, आपको 10 के भी हायर एंड में मिलेंगी छोटी छोटी गाड़ियां भी आपको। तो यही रीजन है, क्योंकि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पहले से काफी बढ़ गया है, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स बढ़ गया है, एंड कॉस्ट काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है प्रोडक्शन की। तो अगर एक कार जो है वो 6 लाख की है, 6 लाख की है, वो अब 10 लाख की बन रही है। जो पहले मारुति 6 लाख में बनाती थी, अब मारुति की कॉस्ट इसमें अच्छा खासा आ रहा है। एंड सैलरीज लोगों की सिमिलर प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ी है, इनका ये कहना है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो 2 व्हीलर मार्केट बड़ा अच्छा कर रहा है, लेकिन कार्स पे अपग्रेड नहीं कर रहे हैं लोग सिर्फ 2 व्हीलर को ही अपग्रेड कर ले रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इनका कहना है कि आगे के क्या प्रोजेक्शन लग रहे हैं आपको। तो इनका कहना है कि देखिए, मुझे 3 से 4% ज्यादा की ग्रोथ की उम्मीद नहीं है आगे, जब तक कि इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से अफोर्डेबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं हटता, क्योंकि कार्स अब अफोर्डेबल नहीं है। 10 लाख के अंदर जितनी भी कार्स हैं वो बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं लोगों के लिए। तो 7 से 8% का जो ग्रोथ रेट है वो अब टाइम लेगा वापस आने में, एंड कितना टाइम लगेगा ये मैं नहीं कह सकता। एंड 3 से 4% की ग्रोथ रेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कार सेगमेंट में। आते हैं अगले आर्टिकल पे, एनटीपीसी ग्रीन। तो एनटीपीसी के शेयर्स काफी सारे लोगों के पास होंगे। नेशनल जितने भी हमारे नेशनल कंपनीज है, बेसिकली जो गवर्नमेंट कंपनीज है, उसमें एनटीपीसी एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मर रहा है इस साल। एंड अगर आप देखेंगे पावर सेक्टर पे लोग वैसे भी बहुत बुलिश है, क्योंकि लोग सोलर एनर्जी से लेकर के ग्रीन एनर्जी पे काफी फोकस कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए। अब इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ आ रहा है $12 बिलियन के वैल्यूएशन पे। अब आईपीओ की बात ना कई दिनों से चल रही है, लेकिन अब क्या हुआ, अब देखिए मार्केट ही आप देखेंगे काफी नीचे आ गया है पहले से। तो जब मार्केट नीचे आ गया है तो यहाँ पे
अब आईपीओ लाने में भी कंपनीज थोड़ा सा हिचकिचाएंगी, डरेंगी, क्योंकि मूड माहौल ऐसा हो जाता है मार्केट का कि लोग पैसा ज्यादा डालना नहीं चाहते और पैसा उनका फंसा हुआ होता है मार्केट में काफी। तो क्लीन एनर्जी सब्सिडरी है ये स्टेट बैंक्ड एनटीपीसी की, जिन्होंने एडवाइजर्स के साथ डिस्कशन किया और 100 रुपी पर शेयर से ज्यादा पर ही अपना आईपीओ लाना चाहते हैं। ये आइडेंटिफाई नहीं करना चाह रहे थे, ये सोर्स जो थे, ये 10,000 करोड़ रुपए रेस करना चाहते हैं मार्केट से। 18 नवंबर से बुक्स ओपन हो जाएंगे और क्लोज होंगे 21 नवंबर को। तो यहाँ पे जो एनटीपीसी का आईपीओ है ये हो सकता है सक्सेसफुल लिस्टिंग फॉलो करे वारी एनर्जीज के बाद, क्योंकि वारी एनर्जीज अभी जो आईपीओ आया धमाकेदार परफॉर्मेंस था। शेयर लिस्टिंग के बाद भी आप देखेंगे कहां से कहां पहुंच गया। तो यहाँ पे वो भी ग्रीन एनर्जी का शेयर है, तो ये भी ग्रीन एनर्जी का शेयर है। तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एनटीपीसी ग्रीन में क्या कमी है भाई, जब वारी एनर्जीज को इतना इंटरेस्ट मिला तो एनटीपीसी ग्रीन को भी काफी इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे, एंड क्या रिन्यूएबल एनर्जी में लोग सही में अभी भी इतना बुलिश है कि एनटीपीसी के आईपीओ में हमें सक्सेस देखने को मिलेगा। ये बहुत बड़ी चीज है। तो लेट्स सी। जो 90% ट्रेड है इंडिया और रशिया के बीच में, ये हो रहा है लोकल और ऑल्टरनेट करेंसीज यूज करके। तो अभी आप देखेंगे तो रशियन डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मांटुरोव का ये कहना है ट्यूसडे को, उनका कहना है कि जो लोकल और ऑल्टरनेटिव करेंसीज हैं वो ग्रो कर रही है इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप में, और अब 90% के लेवल पर जा रही है। तो ये काफी नेसेसरी था कि हम हमारे जो रिलेशंस हैं इसे आगे लेकर जाएं। इनका ये कहना था जो इंडियन बैंक्स और रशियन बैंक्स हैं बहुत जरूरी है कि एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर पाए, पार्टनरशिप कर पाए, ताकि इंडिया रशिया एक दूसरे से ट्रांजैक्शन कर पाए और बिजनेस कर पाए। तो यहाँ पे इंडिया ने सबसे पहला स्टेप लिया और ट्रेड सेटलमेंट इनेबल कर दिया लोकल करेंसी में, जहां आरबीआई ने 2022 जून में ये परमिट किया कि इनवॉइस कर सकते हो और पेमेंट कर सकते हो इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शन का रुपीस में। सबसे पहले तो ये हुआ। इसके बाद यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, रशिया को इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम से ही हटा दिया गया। तो करीब 20 ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स थे इंडिया में जिन्हें परमिट किया गया कि आप 92 स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स खोलो पार्टनर बैंक्स में 20 कंट्रीज में ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड जो दूसरी कंट्रीज हैं जिनके बैंक्स ने रुपी अकाउंट ओपन किए हैं कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक्स में जो है इंडिया के, जैसे बांग्लादेश, बेलारूस, बोत्सवाना, अलग अलग कंट्रीज में इंडियन बैंक्स हैं। अभी अगर आप देखेंगे एसबीआई भी, तो आपको दुनिया की काफी सारी कंट्रीज में एसबीआई के ब्रांचेस भी मिलेंगे। अगर आप कभी बाहर घूमने जाएं तो जरूर देखिए। तो रशियन डेप्यूटी मिनिस्टर जो है और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, तो यहाँ पे इन दोनों ने बात की कि किस तरीके से हम बायलैटरल ट्रेड को जो है आगे लेके जा सकते हैं, जो ज्यादातर डोमिनेटेड है पेट्रोलियम, कोल और फर्टिलाइजर्स द्वारा। एंड यहाँ पे प्रोग्रेस भी किया इन्होंने फॉर प्रपोज्ड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। तो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, आप बोलेंगे ये क्या चीज है यार, यूरोपियन यूनियन तो पता था। देखिए यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन जो है यूनियन है कुछ स्पेसिफिक मैं कहूँगा ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज का, जिसमें रशिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, आर्मीनिया जैसे कंट्रीज मेंबर्स हैं। तो यहाँ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी बात चल रही है एंड ट्रेड को भी आगे ले जाने की बात चल रही है, क्योंकि देखिए आज तक तो हमारा डिफेंस वगैरह से रिलेटेड ही ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट रहा है रशिया से, लेकिन अब हम इसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं और हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पे हम लोग रशिया के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो एक ऑलरेडी जो नया पार्टनरशिप था वो था क्या, ऑयल, क्योंकि पहले रशिया के साथ डिफेंस इक्विपमेंट जहां हम ट्रेड में परचेज करते थे, अब हमने ऑयल परचेज किया है जम करके। पिछले 1 साल में अगर आप देखेंगे तो एक्सपोनेंशियली ग्रो हो चुका है जो रशिया का शेयर है इंडिया के ऑयल मार्केट्स में। तो हम लोग $100 बिलियन का ट्रेड लेके जाना चाहते हैं 2030 तक, एंड इसके लिए वी आर रेडी टू ब्रिंग आउट न्यू पॉलिसीज एंड डिस्कस न्यू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, या कुछ चेंजेस भी चाहिए तो हम वो भी करने को तैयार हैं। सिर्फ दोनों कंट्रीज बेसिकली आगे लेके जाना चाहते हैं अपने ट्रेड को। तो इसमें इसके अलावा हमारे पास कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि बिना डॉलर के भी दो दुनिया की सबसे बड़ी कंट्रीज में से एक और इकोनॉमीज में से एक ट्रेड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो यूएस जरूर इसे देख रहा होगा इस वक्त। स्टार्टअप्स रेज $10 बिलियन टिल अक्टूबर। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इंडियन स्टार्टअप्स की, तो इस वक्त, इस साल तो खैर आईपीओ का साल रहा है, इस साल इतने बड़े बड़े आईपीओ आए हैं और इंडियन स्टार्टअप्स ने रेज किया है करीब $10 बिलियन फंडिंग में एज ऑफ अक्टूबर, एंड हम 10.5 बिलियन की फंडिंग भी सिक्योर क्रॉस करने वाले हैं। और यहाँ पे रिन्यूड ऑप्टिमिज्म है स्टार्टअप इकोसिस्टम में, जो फंडिंग स्क्वीज की वजह से काफी प्रोलॉन्ग हो चुका था। फंडिंग स्क्वीज मतलब क्या हो गया कि स्टार्टअप्स को देखिए पैसा चाहिए ना काम करने के लिए, इन्वेस्टर्स देते हैं पैसा, तो इन्वेस्टर्स पैसा नहीं
इन्वेस्ट कर रहे थे, मार्केट में इन्फ्यूज़ नहीं कर रहे थे पैसा। तो हमें काफ़ी ठंडा दिख रहा था मार्केट, फंडिंग मार्केट, लेकिन इस बार जो डेटा है वो थोड़ा अलग आया है। ट्रैक्शन का डेटा है जिसके अकॉर्डिंग डोमेस्टिक स्टार्टअप्स ने क्रॉस किया है फंडिंग अक्रॉस 1220 राउंड्स टिल अक्टूबर एंड यहाँ पे 18 राउंड्स हुए हैं जो $100 मिलियन से ऊपर के रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सच लार्ज डील्स जो है जो रिकॉर्ड की गई 2023 में, ये बिल्कुल अच्छे नए रिकॉर्ड पर है। एंड अगर देखेंगे तो 100 मिलियन प्लस वाले जो डील्स भी है ना हमारी, वहाँ पे काफ़ी मतलब ये जो फंडिंग विंटर वाली बात चल रही थी कि फंडिंग विंटर क्या होता है, फंडिंग विंटर बेसिकली कि फंड आ नहीं रहा है, मार्केट में पैसा नहीं लग रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं फंडिंग विंटर। वो उस जो वो नैरेटिव था, आई थिंक वो उसको बिल्कुल पूरी तरीके से अब खत्म कर रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से फंडिंग हुई है तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कितने इंटरेस्ट है लोगों के, इन्वेस्टर्स के इंडियन स्टार्टअप्स में। एंड इंडियन स्टार्टअप्स ने करके दिखाया भी, आज तक जितने बड़े बड़े फंडिंग्स उठाए हैं स्टार्टअप्स ने, कहीं ना कहीं वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, आधे से ज्यादा स्टार्टअप सर्वाइव कर रहे हैं उनमें से, एंड दे आर डूइंग रियली वेल। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर ऐसी वीडियोस आपको रोज देखनी है तो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।